नंबर का जवाब देना है। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। ऑप्शन दिए गए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ या प्रायोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध होता है ना, उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षणा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया पंकज शब्द कैसा है। पंकज है ना, तो पंकज को अगर हम ब्रेक करेंगे तो पंक प्लस जाएगा। क्या आएगा, पंक प्लस जा। ठीक है ना, पंक प्लस जा। और इसका मतलब जैसे आपने कमल की पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा ना, पंकज, नीरज, इस तरीके से। तो कहते हैं ना कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, और यहाँ पर लेकिन कमल तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल तो मुलायम होता है, रूढ़ है। तो यहाँ पर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अर्थात ये पंकज जो हमारा शब्द है ना, ये हमारा कैसा होगा, ये योग रूढ़ होगा। ठीक है ना, योग रूढ़ होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर, हाँ यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला है। वर्ण व्रत वार्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर होते हैं। यहाँ पर देखिए 53 जवाब देना है। वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने, यहाँ पर आपके 3 होते हैं। ठीक है ना, 3 आधार होते हैं, तो मतलब 3 होते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर वार्णिक छंदों में 3 वर्णों के समूह को ही तुम गण कहते हैं ना, 3 वार्णिक। ठीक है ना, देखिए वार्णिक छंदों के 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तो विकल्प यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 54 नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताइए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। तो देखिए चौपाई हमारा एक तरीके से आपका मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है सम मात्रिक छंद, है ना, सम होता है। एक अर्ध सम होता है। ठीक है ना, एक अर्ध सम होता है, एक आपका सम होता है मात्रिक छंद, एक आपका अर्ध 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 सम मात्रिक होता है, एक आपका विषम मात्रिक होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो ये आपका ये चौपाई है, आपका रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है, ये सब आपके सम में आते हैं। तो ये तो आपका चौपाई तो सम मात्रिक छंद में आ गया। अब यहाँ पर चौपाई के क्या होता है ना, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 होती हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चरण में 16-16 होती हैं। अगर हम रोला की बात करते हैं, रोला भी हमारा सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 है। इसी प्रकार गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। तो इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। और अगर हम दोहा और सोरठा की बात करते हैं तो ये आपके अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है ना, दोहा में क्या होता है, विषम चरण में 13-13 एवं सम चरण में 11-11 होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 होती है। क्लियर हो गया। अनुप्रास अलंकार बताइए क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार बताना है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या ये सभी होगा। अब अलंकार तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, अलंकार आपने पढ़ा होगा। मुख्यतः आपके 2 ही प्रकार के माने जाते हैं, शब्द और अर्थ। अगर उभया जोड़ देंगे तो 3 हो जाएंगे। जनरली आपके 2 प्रकार के। और शब्दालंकार में आपके 3 टाइप होते हैं। शब्दालंकार में कितने प्रकार होते हैं, इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका अनुप्रास होता है, अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष होता है। ठीक है ना, श्लेष होता है। ये आपके किसमें आते हैं, शब्दालंकार में आते हैं। अर्थालंकार में आपके उपमा हो गए, है ना, अति संयोग, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये सब आपके अर्था में आते हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार आया है तो शब्दालंकार का ही होगा। बस विकल्प नंबर आपका ए होगा। ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 56 और 57 हमें बताना है। मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। सही देखो विकल्प करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सिर पर धारण करने योग्य, है ना। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 56 नंबर में सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा सिर में धारण करने योग्य, यहाँ पर सिरोधार्य हो जाएगा। ठीक है ना, सिरोधार्य। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, 56 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्कर्ष सिंह बिल्कुल सही जवाब है। और ब्रजेंद्र कुमार भी हमारे भी लाइव जुड़े हुए हैं। शक्ति का उपासक बताइए 57 क्या होगा। शक्ति का उपासक, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, तो देखिए पुजारी के लिए तो होगा पूजा करने वाला व्यक्ति। विष्णु के उपासक आपके वैष्णव हो गए। अघोरी क्या होते हैं, त्याज्य वस्तुओं का सेवन करने वाले, अघोरी बाबा का नाम सुना होगा। तो शक्ति का उपासक क्या होगा, शाक्त तो होना चाहिए, है ना।
शाक्त होगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अवधि का संबंध है, अवधि जो भाषा है ना, इसका संबंध किससे है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा अवधि का संबंध आपका पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलिए 59 नंबर बताइए, तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द का चयन करना है, धर्म, नाच, आंसू और कैंची। 59 का देखिए जवाब देना है। यहाँ पर क्या होगा? धर्म, नाच, आंसू, कैंची आपके दिए गए हैं, तो धर्म हमारा क्या होगा? धर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है तत्सम शब्द का चयन करिए, इसमें आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपके जो लिखे हुए ना, नाच, आंसू और कैंची, है ना, ये देखिए कैंची, तो कैंची, देखिए नाच आंसू तो हमारे तद्भव शब्द हैं। ये जो हमारे लिखे हैं ना, नाच और आंसू, ये दोनों हमारे कैसे हैं? तद्भव हैं। ये तो तद्भव हैं, ये तो तद्भव हैं, ठीक है ना, ये आपके तद्भव हैं। तो तद्भव का मतलब ये जब तद्भव हो गया तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते, ना तो बी होगा ना सी होगा। कैंची हमारा तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तत्सम जो होगा धर्म होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 59 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तद्भव शब्द यहाँ पर भी देखिए आपको बताना है। देखिए तद यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो तद्भव तत्सम आपने पढ़ा ही होगा, है ना, जो अंग्रेजी और संस्कृत में समान रहते हैं आपके, हिंदी और संस्कृत में वो तत्सम होते हैं। चलिए तद्भव बताइए, तद्भव शब्द का चयन करिए। 60 नंबर का क्या होगा? 60 नंबर में, हाँ बिल्कुल सही है, खीर। खीर आपका क्या होगा? तद्भव होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर ता, था, दा, धा ये कैसे व्यंजन है? तो देखिए उच्चारण के स्थान पर अगर हम बात करते हैं ता, था, दा, धा, ये सब आपके कैसे हैं? ये आपके दंत व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? दंत व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। जिनके उच्चारण में क्या होता है? जीभ जो होती है ना, दांतों के पिछले भाग को क्या है? छूती है। तो ये कैसे हमारे हैं? दंत होगा। विकल्प आपका यहाँ पर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबी का स्त्रीलिंग बताना है। तो धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबिन होगा, है ना। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय कल हमने आपको बताया था, है ना। वाक्यांश, जो भी आपके वाक्यांश लिखे होते हैं, शब्द मान लेते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग बताना है। प्रत्यय पीछे लास्ट में होते, उपसर्ग पहले होते हैं। तो निरर्थक में बताइए इसका आंसर क्या होगा 63 का? तो निरर्थक में आपका निर होगा, है ना, निर। आदर्रा भी होगा, निर, ये वाला नी वाला मत लगा दीजिएगा, निर होगा। आदर्रा भी होगा, हलंत लगाना इसमें, निर। विकल्प आपका बी होगा। हाँ 63 का बी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। यद्यप में प्रयुक्त संधि बताइए। तो यद्यप में आपकी संधि कौन सी प्रयुक्त हो रही है? तो देखिए यहाँ पर यद्यपि, है ना, यद्यप में आपको बताना है। ये आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका यण संधि है ना, यण संधि है ना, यद्यपि का यण संधि। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बताइए। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक होता का गय प्लस अक, है ना, गय प्लस अक बराबर गायक, यही तो होगा। हाँ यही वाला होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अयाद संधि। ये कौन संधि है? अयाद संधि है। अयाद संधि है, ठीक है ना, अयाद संधि। अगर पूछेगा संधि कौन सी है? अयाद संधि है। गाय, गय प्लस अक बराबर गायक। चलो आगे बताइए। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो बहुत आसान है ना। हिंदी में कारक कितने हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंधन संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन कितने हो गए आपके? कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये तो सिंपल है, 8 होते हैं, ठीक है ना। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। 6 कहाँ होते हैं? कारक 6 नहीं, 8 होते हैं, ठीक है ना। 66 नंबर का डी होगा। कारकों की संख्या 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण संप्रदान अपादान और अधिकरण संबोधन, ठीक तो है। हाँ डी नंबर होगा, वही हमने कहा डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर 67 जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम में बस ये आपका साइन होता है, एक बस कामा लगा देते हैं नीचे, है ना, कामा नीचे लगा देते हैं, यही आपका अल्प विराम होता है। विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर? आपका राइट आंसर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल जो कि विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा हमने पढ़ा है ना, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यशोगान शब्द की रचना हुई है, यहाँ पर देखिए 69 का जवाब देना है, क्या होगा 69 नंबर में देखिए जवाब देना है, यशोगान शब्द की रचना हुई है। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, जब संधि करते समय विसर्ग के पास कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग मतलब संधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर यशोगान लिखा हुआ है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसका संधि विच्छेद आपका विसर्ग में आएगा यशा प्लस गान, यही तो होता है ना। अगर आपको संधि विच्छेद अगर आती होगी तो पक्का कर लेंगे, यशा प्लस गान बराबर यही तो आपका होता है, यही आपका क्या होता है, यशोगान होता है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस बताना है यहाँ पर। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस यहाँ पर वीर रस होगा, ठीक है ना, वीर रस होगा, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन दिए गए हैं साहित्यिक, लच्छेदार, औपचारिक या अनौपचारिक। तो याद रखिएगा सरकारी पत्र की जो भाषा है ना, ये औपचारिक होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और सुसंगत होनी चाहिए। तो यहाँ पर औपचारिक वाला हम लगाएंगे, औपचारिक, ठीक है ना। विकल्प यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कितनी है, हाँ बिल्कुल सही है, 71 का सी होगा। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब आपका आंसर होगा यहाँ पर 6, ठीक है ना। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या आपकी 6 है। रस संप्रदाय, रीत संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, है ना, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, यानी कुल मिलाकर टोटल आपके काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या आपकी 6 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन अगर हम बात करते हैं, है ना, वहां की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा राइट आंसर सी नंबर। ये हिंदी के आपके निबंधकार, साहित्यकार, कथाकार, कवि हैं, आपके कवि थे, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल होगा विकल्प नंबर सी। निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। देखिए निर्गुण भक्ति काव्य का इनमें से कवि कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। 74 में देखिए राइट आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य का कवि इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए रीतवादी परंपरा के जो संस्थापक प्रचारक महाकवि आपके कौन है, केशव दास है, ठीक है ना। ये आपके केशव दास जो है ना, ये क्या है, रीतवादी परंपरा के हैं, संस्थापक हैं, महाकवि हैं। बट आपके कबीर और यहाँ पर गुरु नानक, दादू दयाल, ये सब आपके भक्ति काव्य के कवि हैं। तो पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो केशव दास वाला आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 75 नंबर। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, किस कवि की ये पंक्ति है। तो 75 नंबर में आपको देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, ये बताइए, ये आपने पढ़ा होगा, ये किस कवि की पंक्ति है, ये आपकी है कबीरदास जी की है। विकल्प आपका बिल्कुल सही दिया गया है, 75 का सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल बताइए कौन सा है। स्वर्ण युग जो काल है ना, किसको कहा जाता है आपको बताना है 76 नंबर में। ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। तो ये आपका होगा स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर आपका है भक्ति काल है, ठीक है ना, भक्ति काल है, भक्ति काल को कहा जाता है। चलिए भक्ति काल होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है। देखिए रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम आपको बताना है। तो इस महाकाव्य के जो रचनाकार हैं आपके कौन है, देखिए पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है पद्मावती, है ना। तो ये तो आपके किसके हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अब महाकाव्य का नाम बताना है। तो यहाँ पर महाकाव्य आपका पद्मावत है, ठीक है ना, पद्मावत है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके अगर रचनाकार की बात करते हैं तो रचनाकार का नाम याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी आपको याद रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। गोधिल, है ना, देखिए गोधिल है, आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। गोधिल हम किसे कहते हैं, गोधुली, है ना, गोधुली किसे हम कहते हैं, तो देखिए संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम गोधुली कहते हैं, ठीक है ना। गोधुली मतलब आपकी दुधिया टाइप की रोशनी जब रहती है ना, संध्या और रात के बीच का जो समय, इसी को हम क्या कहते हैं, गोधुली कहते हैं, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जब गाय जंगल से चरकर वापस आती है ना, शाम टाइम नहीं आती, अंधेरे हल्का रहता है उजाला, तो उसी को हम कहते हैं गोधुली। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। अगोचर,
हाँ, अगोचर बताना है, 78 का आपका सी होगा, बिल्कुल सही है। अगोचर बताना है, अगोचर जो आंखों से दिखाई नहीं देता है ना, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, उस वाक्यांश के लिए आपका जो शब्द एक यूज होता है वो क्या होता है, अगोचर होता है, जो आंखों से दिखाई न दे। आंखों से दिखाई न दे, इसका मतलब विकल्प नंबर बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 80 और 81 नंबर को ध्यान से पढ़िए। दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन करना है। प्रचलित रूप का चयन करना है। 80 नंबर, भजन करते समय कपास काटने लगे, ईश्वर भजन को कपास ले जाना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ईश्वर भजे सो कपास लौटे। देखिए यहाँ पर आपको जो कहावत है ना, उसका प्रचलित रूप बताना, इनमें से कौन सी कहावत है। आपने जरूर सुना होगा, ये वाली कहावत जरूर सुना होगा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस कहावत का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इस कहावत का मतलब यही होता है कि प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर आप अन्य कार्य में लग गए, ठीक है ना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। और दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। तो यहाँ पर तो पहला ही वाला आपको दिख रहा होगा, ये तो कहावत आपने सुना ही होगा, जहाँ राजा भोज वहां गंगू तेली, ये नहीं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये आपने सुना होगा। तो यही वाला आपका प्रचलित हो गई आपकी कहावत। अब इसका मतलब समझते ही होंगे, दो लोगों के बीच बहुत अधिक अंतर होना, है ना। दो लोगों के बीच बहुत अधिक अंतर होगा तब ये कहावत का हम प्रयोग करते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 82 और 83 दी गई लोकोक्तियां हैं, है ना, लोकोक्तियां। और यहाँ पर बताना है क्या होगा। देखिए लोकोक्तियां और मुहावरे में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। मुहावरे हमारे वाक्यांश होते हैं और ये लोकोक्तियां हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है 82 नंबर, तेते पांव पसारिये जेती लांबी सोर। अब 82 नंबर में देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए, जितनी आपकी क्षमता है उतना करिए। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, जितना मतलब आपकी क्षमता उतना करिए, है ना। पता चले कर नहीं पा रहे और कर रहे हैं, तो ये कहावत आपने सुना होगा, है ना। तो सामर्थ्य के भीतर ही काम करना चाहिए, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ 82 नंबर का सी होगा। XYZ 1 2 3। देखिए तबीयत कैसी है अब आपकी, है ना, कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पिक्चर आपने देखा होगा, उसमें शायद क्या नाम है, प्रेम चोपड़ा, है ना। ये कहावत आपने, मूवी के नाम तो हमें नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें एक कहावत बहुत था, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, है ना। ये वाली कहावत आपने बहुत सुना होगा, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, 83 में। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इसका मतलब है कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए, जो गरीब हैं उससे हमें अधिक आशा नहीं करनी चाहिए। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। अच्छा अच्छा, दवा ले ली थी, चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 84 85 दिए गए मुहावरे, मुहावरे का बताना है। देखो मुहावरे वाले प्रश्न आगे, घी के चिराग जलाना, है ना। देखिए यहाँ पर 50 प्रश्नों में से हम हर टॉपिक के प्रश्न कवर कर रहे हैं, और आपकी इससे हिंदी जो है आपकी रिवीजन हो जाएगी, और हिंदी भी काफ़ी अच्छी खासी आपकी हो जाएगी। घी के चिराग जलाना, इसका मतलब जानते हैं ना क्या होता है, मुहावरा है। और मुहावरा हमने बताया वाक्यांश होता है, लोकोक्तियाँ हमारा वाक्य होता है। तो यहाँ पर बताइए, घी के चिराग जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, खुशी मनाना। क्या होता है, खुशियारे होना, इसका मतलब तो सभी को पता है, भाग जाना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देखिए शुद्ध वर्तनी बताना है, वर्तनी 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 शुद्ध इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं श्रृंगार सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कौन सा नहीं है, पुण्य। पुण्य तो ऐसे लिखा जाता है ना, पुण्य ऐसे लिखा जाता है, तो यही वाला आपका होगा। अब इसमें 87 नंबर में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। आपको देखिए शुद्ध बताना है, शुद्ध वर्तनी क्या होगा। हाँ 86 नंबर का, 86 नंबर का ए होगा। 86 नंबर का ए नहीं, सी होगा। चलो, उसमें गलत वाला पूछा था, है ना, गलत वाला पूछा था। 87 नंबर का देखिए एग्जाम में भी वो ध्यान से करिएगा, जो मालूम चले पूछ रहा नहीं वाला वो लगाया जो है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पर आपका होगा क्या लिखा है, वार्ड में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका वागम वागम वार्डम में ये वाला होगा, विकल्प आपका ए होगा, यहाँ पर 87 का ए होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सुरपति का अर्थ क्या है, सुरपति का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो सुरपति का अर्थ होता है इंद्र, जो देवताओं के राजा कहलाते हैं। इंद्र क्या है, देवताओं के राजा इंद्र कहलाते हैं ना। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। चतुरानन शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका चतुरानन शब्द का अर्थ प्रजापति होता है, इंद्र भी होता है, विधाता भी होता है, लेकिन चालाक नहीं होता है।
चतुरानन अब लग रहा होगा आपको, लेकिन चालाक वाला नहीं होता है, ठीक है ना। चालाक चतुरानन का अर्थ नहीं है, बाकी सब आपके हैं, ठीक है। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। सर बताइए क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान, दूसरा पद अव्यय। चलो सही है, 90 नंबर का ही होगा यथा स्थान में, बिल्कुल सही है। और बताइए कौन सा विदेशी शब्द नहीं है 91 का? बताइए फटाफट, जल्दी कर लेते हैं 91 का। विदेशी देखिए, डॉक्टर है आपका, ऑपरेशन है, पुलिस है, ये सब है, लेकिन अभिजात है ना, अभिजात आपका विदेशी नहीं है। अभिजात का मतलब होता है कुलीन या उच्च वर्गीय, है ना। कुलीन या उच्च वर्गीय होता है, ये विदेशी नहीं है। गणिका का पर्यायवाची बताइए, 92 नंबर। गणिका का पर्यायवाची शब्द आपका होता है गणिका, है ना। तो इसका होता है वेश्या, वेश्या होता है, ठीक है ना, वेश्या होगा विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, भवितव्यता का पर्यायवाची आपको बताना है। भवितव्यता का पर्यायवाची 93 का बताना है। भवितव्यता का पर्यायवाची आपका क्या होगा? नियति होगा, नियति। विकल्प आपका पहला ही वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना, पहले ही आपका हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर नियति वाला होगा, बाकी आपके नहीं है। भवितव्यता का पर्यायवाची क्या है? नियति होता है। इसके और भी पर्यायवाची है, होनहार है, भावी है, होनी, आगम, ये सब काफी सारे हैं। अंतर्मुखी का विलोम बताना है 94 का। हाँ 93 का है, 94 का बताइए। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, विकल्प नंबर आपका डी होगा, है ना, डी नंबर होगा। 94 का आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, उदात्त। उदात्त का विलोम क्या होगा? देखिए विलोम के काफी सारे प्रश्न हमने लिए हैं। उदात्त का विलोम होगा अनुदात्त, विकल्प नंबर आपका बी होगा। हिंदी वर्णमाला में छात्र, ज्ञासरा, ये क्या है? ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा 96। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्र, ज्ञासरा, है ना, ये तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। बस हो गया, डी नंबर आपका हो जाएगा। चरण या पाद किसके अनिवार्य संघटक तत्व हैं? चरण या पाद यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसके अनिवार्य हैं। तो ये तो आपके ये चरण, ये जो छंद के होते हैं, किसके? छंद के। मात्रिक छंद हमने पढ़े नहीं है, छंद। यहाँ पर आपका चरण, पाद, ये सब उसी में तो आते हैं, छंद में आते हैं। और छंद, मात्रिक छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन? सम, अर्धसम और विषम। अर्धसम में आपके ये सोरठा दोहा आते हैं, है ना। असम में आपके आते हैं चौपाई वगैरह आते हैं, रोला। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर वर्तनी वाले सवाल है, वर्तनी आपको बताना है। चलो तीनों प्रश्न में वर्तनी बता दीजिए फटाफट, यही आपके लास्ट प्रश्न है। इनमें आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, बस ये आपको बताना है। आपका होगा अंतर विरोध, है ना, अंतर विरोध, विकल्प सी, ये वाला सही है। 99 में बताइए। 99 में आपका होगा प्रतिनिधायन, ये वाला सही है, ए नंबर। 100 वाले में बताइए। इसमें होगा आपका प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? लिखित इतिहास से पूर्व का समय, है ना, प्रागैतिहासिक बोलते हैं उसको, लिखित इतिहास से पूर्व का। चलिए इस तरीके से आपके 50 कंप्लीट।